स्वागत है सभी का हमारे द्रोणाचार्य क्लासेस बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। आज हम बात करेंगे गणित शिक्षा शास्त्र की, मैथ्स पेडागोजी की। कहते हैं कि गणित पेडागोजी सीटेट का सबसे कठिन पार्ट भी होता है, सबसे सरल पार्ट भी होता है। होता क्या है, विद्यार्थी जो होते हैं अक्सर गणित को लेकर कठिनाई का अनुभव करते हैं कि कैसे हम गणित को करें या फिर गणित के शिक्षा शास्त्र को हम कैसे करें, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वे गणित के शिक्षा शास्त्र को या फिर गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, जिससे वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बच्चों को या फिर खुद को ही गणित सीखने के लिए अगर हम जीवन से वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो भी हम कुछ सीख रहे हो उसको रियल लाइफ में लाते हैं, ढालते हैं, तभी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शब्द समस्याओं की, तो अक्सर बच्चे उसमें पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सब समस्याएं कभी भी कठिन नहीं होती हैं, लेकिन हम उसको सही से सीख नहीं पाते हैं। तो अगर उसको हम वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, या हम ये कहें कि अपनी कक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो कितनी भी गणित कठिन क्यों ना हो, वो हमारे लिए सरल हो जाएगी। चाहे हमारे लिए हो, चाहे हमारे विद्यार्थियों के लिए हो, सबके लिए सरल हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे गणित शिक्षा शास्त्र की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे हम, जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और साथ में अपने ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे, डू एंड डोंट की बात करेंगे, कितने आसान शब्दों से हम मैथ्स को आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गणित शिक्षा शास्त्र की। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गणित के पाठ्यक्रम की। सबके सामने दिख रहा होगा आपको। तो गणित के जब पाठ्यक्रम होता है, इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है, प्रतिरूप होते हैं, सममिति होती है, दशमलव होता है, चौपड़ होती है, और आंकड़ों का प्रबंधन होता है। इनको ध्यान दीजिएगा। प्रतिरूप में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे सामने द्विविमीय संरचना है, आकृति है, या त्रिविमीय संरचना है, आकृति है, उसके बारे में अगर हमें समझ स्थापित करनी है, या हम कहें 2D या 3D स्ट्रक्चर की हमें समझ स्थापित करनी है, तो हमें प्रतिरूप की सहायता लेनी पड़ेगी। तो प्राथमिक स्तर पे बच्चों को प्रतिरूप सिखाया जाता है, जिससे वो बच्चे ज्यामिति के बारे में समझ सके। ज्यामिति काफ़ी विशेष पहलू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम ध्यान देंगे, यहाँ पे कई प्रश्न आते हैं इससे। अगला है सममिति के बारे में बात करेंगे, सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। जानते हैं हम कि एक विशेष आकृति को एक्स या वाई एक्सिस पे 20 से काटना, और दोनों का वह अध्यारोपण एक समान एक दूसरे के ऊपर हो कंप्लीटली अच्छे से, तो वो सममिति कहलाती है। और आगे बढ़ते हैं दशमलव। तो दशमलव के बारे में आप जानते हैं अच्छे से कि दशमलव संख्या क्या होती है। दशमलव संख्या को पढ़ाने के लिए हमें बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी दशमलव को पढ़ाने जाएँ, तो उससे पहले बच्चों को हम स्थानीय मान की अवधारणा के बारे में बता दें। आगे बात करते हैं चौपड़ की और टाइलिंग की। चौपड़ क्या होता है, टाइलिंग क्या होती है। आपने फर्श पे या फिर अपनी दीवारों पे टाइल्स देखी होगी। टाइल्स में आपने देखा होगा कि एक विशेष आकृति बराबर संरचना लेके लगातार वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है और टाइल्स का निर्माण करती है ना। तो ये चौपड़ होता है। टाइलिंग होती है कि एक बहुभुजा आकार की आकृतियाँ एक निश्चित क्रम में या सटीकता से लगी होती हैं और एक बड़ी सी आकृति का निर्माण करती हैं, ये चौपड़ होती है, टाइलिंग होती है। ये भी बच्चों को हमें सिखाया जाता है। 3rd या 4th की बुक में एनसीईआरटी में आपको इसके बारे में दिया भी गया है। और आंकड़ों का प्रबंधन करना काफ़ी आवश्यक है। तो ये 4 से 5 कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम टॉपिक दिए गए हैं, जो कि गणित में हमें प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखाना है। तो प्रश्न आ जाता है कि इसमें से गणित के पाठ्यक्रम में कौन सा पाठ नहीं आता है। तो अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, ये गणित के पाठ्यक्रम में नहीं आता है, बाकी ये सभी पाठ्यक्रम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो बात करते हैं हम वैन हीले सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत ज्यामितीय चिंतन को विकसित करता है। वैन हीले और उनकी पत्नी, जो एक डच अध्यापिका थी, उन्होंने देखा कि बच्चों को ज्यामितीय अध्याय पढ़ाने में या उनको समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उन्होंने 1957 में एक सिद्धांत की रचना की, जिसे हम कहते हैं वैन हीले का सिद्धांत। इन्होंने देखा कि जो बच्चों के सिद्धांत समझने के जो पहलू होते हैं, या हम कहें कि इस सिद्धांत को समझाने के जो पहलू होते हैं, इनको बांटा गया 3 भागों में। पहला था कि स्तर का अस्तित्व कैसा होता है, स्तर के गुण कैसे होते हैं, और एक स्तर को दूसरे स्तर की ओर कैसे हम ले जाएं, उनकी प्रगति कैसे होती है। इस सिद्धांत को 3 भागों में ऐसे वर्गीकृत किया गया है। लेकिन आगे बात करेंगे हम कि इस सिद्धांत के जो लेवल हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है, जो आप देख रहे होंगे। पहला है मानसिक चित्रण, दूसरा है विश्लेषण, अगला है अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। ये 5 लेवल होते हैं, जो कि 0 लेवल से स्टार्ट होता है। तो अब बात करेंगे हम मानसिक चित्रण की।
जो कि होता है ज़ीरो लेवल, है ना। नंबर 1 कहें या इसको हम कह सकते हैं जीरो लेवल। इसमें क्या होता है, नाम से ही जाहिर है, मानसिक चित्रण। हम चीज़ों को, आकृतियों को, क्योंकि ज्यामिति की बात हो रही तो हम आकृतियों की बात करेंगे, हम आकृतियों को अपनी आँखों के माध्यम से देखकर ही जान सकते हैं कि ये वृत्त है, कि गोला है, कि वर्ग है, कि चतुर्भुज है ना। तो इसमें क्या होता है, हम आकृतियों का वर्गीकरण कर सकते हैं देखकर ही। चक्षुषीकरण मतलब चक्षु में आँख ही होती है, तो आँख के माध्यम से हम देख के बता सकते हैं कि आकृतियाँ कैसी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें, इस स्थिति में या इस अवस्था में हम ये नहीं बता सकते हैं कि गोला और अंडाकार चीज़ों में या आकृतियों में क्या फ़र्क होता है, वर्ग और आयत में क्या फ़र्क होता है, क्या विशेषताओं में अंतर होता है, ये हम नहीं बता पाएंगे। मतलब तर्क हमारे अंदर नहीं होता इस अवस्था में। बच्चा क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर चीज़ों को देख कर ही बता सकता है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो देखा जाए ये जीवन या वास्तविक जीवन से जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। आगे हम बात करते हैं लेवल 1 की, यानी कि विश्लेषण की। तो विश्लेषण आप जानेंगे, बच्चे ने पहली अवस्था में चीज़ों को देख कर समझने का जो गुण है वो विकसित कर लिया है। बच्चा बता सकता है कि आकृतियाँ कैसी होती हैं, क्या क्या होती हैं। अब बात करेंगे विश्लेषण की। विश्लेषण का अर्थ ही होता है हम उनके गुणों को जानें। तो अगर हम आकृतियों की गुण जानते हैं कि भाई गोले में कोई भुजा नहीं होती है, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, उसके हम गुणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में बच्चों में कभी भी गुणों के बीच में संबंध स्थापित करने की क्षमता नहीं होती। बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन चारों में फ़र्क, दोनों में फ़र्क होता है ना। ऐसा बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, बच्चा थोड़ा बहुत उसके बारे में, गुण को बारे में जान जाएगा। ये है कि गुणों के बीच में संतुलन स्थापित नहीं कर पाएगा, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसमें बच्चा जो होता है मापन करना सीख जाता है। वो छोटी छोटी वस्तुओं को पटरी से, स्केल के माध्यम से मापना स्टार्ट कर देता है और उसको हम मापन सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कागज़ को काटना, उसके प्रतिरूप बनाना, उसको मोड़ना, है ना। ऐसी चीज़ें वो सीख जाता है। तो ये बात थी विश्लेषण की। अब बात करते हैं हम अनौपचारिक निगमन की। तो अनौपचारिक निगमन एक ऐसी अवस्था है जिससे बच्चा तर्क करने लगता है। तर्क का तात्पर्य है कि बच्चे ने इससे पहली की अवस्था में जो भी आकृतियों के गुण के बारे में सीखा, अब वो बता सकता है कि उनके गुणों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। बच्चा क्या इस अवस्था में परिभाषाओं के बारे में भी सोचने लगता है और उसको प्रतिपादित करने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, वह आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करने के साथ साथ उनके गुणों में भी संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक स्केच हो चाहे ग्रिड पेपर हो, उनको भी समझने लगता है और उनसे भी चीज़ों को हल करने लगता है। छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार का चिंतन बालक अपनी तीसरी अवस्था में अनौपचारिक निगमन में, या हम कहें लेवल 2 में प्रारंभ कर देता है। अब बात करते हैं हम अनौपचारिक निगमन की, यानी कि लेवल 3। लेवल 3 है, वैसे संख्या देखा जाए तो चौथे नंबर पे आ जाता है ये, है ना। तो अनौपचारिक निगमन क्या होता है, जिसका लेवल 3 होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, आकृतियों के गुणों के बीच में संबंध के बारे में सोचता तो है ही है, साथ में परिभाषाओं के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, प्रमेय के बारे में, परिणामों के बारे में, सवाल को कैसे सिद्ध करना है, वो भी चीज़ों को जानने में वो सक्षम हो जाता है। वो अनौपचारिक रूप से सक्षम हो जाता है कैसे गणित के प्रतिरूपों को, गणित के टॉपिक्स को हल करना है, कैसे किसी निश्चित उत्तर पे हमें जाना है। तो ये सभी चीज़ें कर सकता है अच्छे से। अब बात करते हैं लास्ट दृढ़ता की। ये होता है चौथा स्तर। इसमें बच्चा क्या होता है, गणित की व्यवस्था को अच्छे से समझ जाता है। वो अमूर्त रूप से उसके बारे में चिंतन कर लेता है, अपने गणित प्रणालियों की स्थापना कर लेता है, तर्क के साथ में सोच सकता है, समझ सकता है। तो ये बात हुई हमारे वीन हीले सिद्धांत की, जिसको बांटा गया है 5 भागों में, स्तर 0 से लेकर स्तर 4 तक। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वैन हीले का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये ज्यामितीय चिंतन पर आधारित है। और ध्यान दीजिएगा, मानसिक चित्रण और विश्लेषण 2 ही ऐसे अवस्थाएं हैं जो प्राथमिक स्तर पर पूछी जाती हैं। तो आप मात्र 2 अवस्थाओं को तैयार कर लीजिएगा, आपका प्राथमिक स्तर पे ज्यामितीय चिंतन या फिर कहन वैन हीले का सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है गणित शिक्षण के उद्देश्य। ध्यान से देखिएगा, कई उद्देश्य हैं। समस्या समाधान है, स्थिति विश्लेषण है, अनुमान लगाना है, सादृश्यता है, प्रस्तुतिकरण है, तर्क शक्ति है, प्रमाण है और गणितीय संबंध और संप्रेषण है। तो गणित उद्देश्य जो होता है हमारा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि बच्चा जो है समस्या समाधान कर सके। उसको अगर कोई भी समस्या दी गई है, कोई भी प्रश्न दिया गया है तो उसका समाधान करना सीख जाए, उसको समझने में उसकी क्षमता का विकास हो जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। स्थिति विश्लेषण करना या उस पर अनुमान लगाना। बच्चे को कोई प्रश्न दिया गया है तो वो अनुमान लगाकर भी प्रश्न को हल कर सके, ऐसा हमें उसको बनाना है कि वो अनुमान लगाकर भी चीज़ों को हल कर सके। सदस्यता हो, प्रस्तुतिकरण हो, चाहे तर्क शक्ति का निर्माण हो, ये सब उद्देश्य होते हैं गणित शिक्षण को करने के। आगे है प्रमाण और गणितीय संबंध और संप्रेषण। तो अगर गणितीय संप्रेषण उसका अच्छा होगा, वो संबंध स्थापित कर लेगा। एक सवाल अगर आप देंगे, उसी सवाल को दूसरे सवाल के आधार पर अन्य सवालों को भी हल कर लेगा, तो क्या होगा, गणित में संबंध वो स्थापित कर पाएगा। तो ये सब हमारे गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है गणितीय प्रक्रम या प्रक्रिया, मानस दर्शन, आकलन करना, पक्षांतर करना। तो पहला होता है मानस दर्शन। मानस दर्शन वही होता है जब भी हमने पढ़ा था ज्यामितीय स्तर में लेवल 0 में, चक्षुषीकरण, है ना, कि आँखों के माध्यम से देखकर हम चीज़ों की तुलना करके सीख जाएं कि कौन सी वस्तुएं क्या हैं। अगला है आकलन करना। हम आकलन करते हैं, पक्षांतर करते हैं, जैसे करते हैं, है ना, कि बीच में बराबर लगा दिया, कुछ संख्या इधर है, कुछ संख्या इधर है, LHS बराबर RHS, है ना। तो ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं ये गणित की प्रक्रिया हैं या गणित का प्रक्रम है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता रहता है परीक्षा में कि इसमें से गणित का प्रक्रम कौन है या कौन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है गणितीय कौशल। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर गणित के कौशलों का विकास करें। तो पहला होता है विवेचना करना, है ना। बच्चा विवेचना कर सके, तर्क कर सके कि हमें किस माध्यम से वस्तुओं को या समस्याओं को समझना है, उसके आधार पे हमें चिंतन करना है और अच्छे से प्रश्न पत्र को ध्यान में रखना है, हमें ध्यान देना है प्रश्नों को। अगला दिया गया हमें चरों का प्रयोग करना है, क्योंकि चर के माध्यम से हम बड़े से बड़ी समस्याओं को आसानी से या कम शब्दों में आसानी से हल कर सकते हैं। और बात करते हैं प्रतिरूप देखना की, तो प्रतिरूप से भी बच्चा चीज़ों को समझ सकता है। हम इन सभी कौशलों का विकास करेंगे जिससे बच्चा आसानी से गणित को समझेगा, उसके कौशलों का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बात होती है गणित अवधारणा के विकास के अनुक्रम। अब बात करते हैं हम, अगर बच्चों में हमें गणित की अवधारणाओं को विकसित करना है तो उनका अनुक्रम क्या होता है, उनके चरण क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे समझिएगा। तो पहला है अनुभव प्रदान करना। अनुभव प्रदान करना क्या होता है, अगर हम बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने जा रहे हैं, गणित सिखाने जा रहे हैं, तो हम बच्चों को पहले हम अनुभव प्रदान करें कि उन चीज़ों को अगर वो रियल लाइफ में देखता है, समझता है, तो वो चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हम मूर्त पदार्थों को दिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, अगर बच्चों को हमें आधे की संकल्पना पढ़ानी है कि आधा क्या होता है, तो पहले हम उसको अनुभव प्रदान करेंगे। अनुभव प्रदान करने के लिए हम उस वस्तुओं को दिखाएंगे जो कि किसी वस्तु का आधा है। हम अगर बच्चों को एक सेब दिखाते हैं तो उसको आधा करके सेब दिखाएंगे, देखो बेटा ये पूरा एक सेब है और इसका ये आधा सेब है। तो ये क्या है, बच्चों को अनुभव प्रदान करेंगे, मूर्त वस्तुओं को हम दिखाएंगे। दूसरा क्या है, भाषा के माध्यम समझाना। तो पहले हमने उसको अनुभव प्रदान किए हैं, अब अपनी भाषा के द्वारा, कहानी के द्वारा, कथनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम उसको बताने का प्रयास करेंगे कि आधा क्या होता है ना। तो ये हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर अब बात करते हैं चित्र बनाना। ठीक, तो अब हम कुछ ऐसे चित्रों को दिखाएंगे जो बच्चे के सामने नहीं थे, है ना। अब भाई सेब तो हमने दिखा दिया, कई चीज़ें हमने दिखा दी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाठ्य पुस्तक में भी होती हैं या
मॉडल्स में होती है उनको हम बच्चों को दिखाएं, है ना, चित्र बनाना सिखाएं कि भाई आधा कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, है ना। जैसे कि हमने गोला बनाया, उसको हमने 20 से काट दिया और आधे गोले को हमने भर दिया, और बॉक्स को बनाया, हमने बॉक्स को 20 से काटा और आधे बॉक्स को हमने भर दिया, तो ये आधा का चित्र प्रदर्शित करना हो गया। अब हम अंतिम स्तर पे आते हैं जहाँ पे हम बच्चे को चिन्ह दिखाएंगे, चिन्ह सिखाना बताएंगे। तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग क्या होता है कि बच्चों को हमने जो आधा सिखाया था, अब उसका हम चिन्ह दिखाएंगे, इसको 1/2 या 1/2 भी कहते हैं। तो ये बात हुई हमारी गणितीय अवधारणा के विकास के क्रम की। अब बात करते हैं माप की अवधारणा की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पे हमें माप की अवधारणा का विकास करना है, हमने पहले भी जाना है। तो यहाँ पे बात करेंगे अवलोकन की। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहले स्तर पे हम बच्चों को अवलोकन करना सिखाएंगे। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक डिब्बा है छोटा सा, एक बड़ा सा डिब्बा है ना। तो बच्चों को हम पहले अवलोकन करना सिखाएंगे, देखो बेटा ये छोटा डिब्बा और एक बड़ा डिब्बा, अब बताइएगा दोनों में क्या अंतर है, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अवलोकन करके देख करके बता सकता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब बात करते हैं अमानक इकाई का। अमानक इकाइयाँ क्या होती हैं, मान लीजिए हमने पटरी या हमने कहा एक डंडी ले लीजिए बेटा, डंडी ले लो, देखो डंडी से नापने की शायद कोशिश करो कि ये डिब्बा कितना बड़ा कितने डंडी में आ जाता है ना। या हम कहें कि एक पट्टी ले लो छोटी सी, छोटी पट्टी से नापो, एक पट्टी में, दो पट्टी में, तीन पट्टी में, कितनी पट्टियों में ये मापा जा रहा है। तो ये अमानक इकाइयाँ होती हैं, है ना, कि हमने भाई इसको हाथ से नाप लिया कि 2 फुट का है, 3 फुट का है ना। अब बात करेंगे मानक इकाइयों की, जो हमारी स्केल होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्केल के माध्यम से बच्चों को मापना सिखाएंगे। इसके बाद हम इकाइयों के बीच क्या करेंगे, संबंध स्थापित करना सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा अवधारणा कैसे विकसित होगी। पहले हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, और उसके बाद हम अमानक इकाई का प्रयोग करेंगे, फिर मानक इकाई का प्रयोग करेंगे, फिर इकाइयों के बीच में हम संबंध को स्थापित करेंगे। तो ये 4 चरण है, इसी चरण में ध्यान दीजिएगा। मापन की अवधारणा कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है मानचित्र की संकल्पना, मैपिंग। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि मैपिंग क्या होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मैपिंग की संकल्पना को, मानचित्र की संकल्पना को पढ़ा रहे हैं, तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, हमें ध्यान देना है कि मानचित्र की प्रकृति कैसी है ना। तो जो मानचित्र की प्रकृति जो होती है पदानुक्रमित होती है, चरणबद्ध होती है, एक के बाद एक, ऐसी है बच्चों को संकल्पनाएं बतानी है। अगला पॉइंट है संकल्पना मानचित्र में शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होती है ना। तो मैपिंग से या मानचित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगला है संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं, उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है ना। तो इसके माध्यम से हम अवधारणाओं में अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है गणित हल करने का क्रम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें अगर गणित को हल करना है तो इन क्रम को हम ज़रूर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम रोज़मर्रा की भाषा का प्रयोग करेंगे, जो अपने दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, अपने कक्षा में प्रयोग करते हैं, उसकी भाषा का प्रयोग करेंगे। फिर अगर हमें गणित को जो हल करना है उसकी स्थिति भाषा को हम जानेंगे। उसके बाद फिर कैसे हमें समाधान करना है, किस प्रक्रिया के द्वारा हमें हल करना है, उसकी भाषा को जानेंगे। फिर लास्ट में हम उसको प्रतीक या प्रतीकों के माध्यम से हल कर देंगे, जैसे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यह गणित हल करने का क्रम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले हमें रोज़मर्रा की भाषा के अनुसार हल करना है, ध्यान देना है, स्थिति भाषा का प्रयोग करना है, संविधान की भाषा को समझना है, फिर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करना है। ये क्या होता है, गणित हल करने के क्रम होते हैं। आगे एक और क्रम दिया गया, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने पहले बताया था, हमें अवलोकन करना है। तो अवलोकन में हम क्या करेंगे, अवलोकन में हम तुलना करेंगे, है ना। पहले हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, तुलना करेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, या हम कह सकते हैं अप्रामाणिक मापों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही हम प्रामाणिक मापों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बीच में हम संबंध स्थापित करें, या फिर हम ये कहें प्रामाणिक इकाई को हम विकसित कर सकते हैं। तो यह भी एक गणित हल करने का क्रम है, इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कई बार आया हुआ है।
आगे हम बात करते हैं अधिगम व आकलन चक्र की। अब ध्यान देंगे हमें कि कैसे हमें अधिगम करना है और उसका आकलन के साथ क्या संबंध होता है, कैसे चरण होते हैं, इनको हम ध्यान देंगे। तो पहला है शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। तो पहले हम एक योजना बनाते हैं कि हमें कैसे अधिगम करना है और कैसे उसका आकलन करना है, इसकी हमें एक योजना बनानी है। दूसरी स्तर की बात करते हैं, दूसरे चक्र की बात करते हैं हम, तो शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, है ना, कि हमें अधिगम के साथ हमें कैसे आकलन करना है कि जो भी अधिगम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, उसका हम कैसे एक आकलन करें, उन विधियों को हम चुनें और उन विधियों को हम जानें। अगला क्या है, जो भी आकलन करने के बाद परिणाम आते हैं उसकी हम क्या करेंगे, प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे, उसकी प्रगति का हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और हम परिणामों का विश्लेषण करेंगे कि क्या परिणाम हमें मिले हैं, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं। अगला होता है बच्चों की अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग करना और उनका अंतर करना, है ना। तो बच्चे की हम प्रगति रिपोर्ट को जानेंगे और उसमें उनकी हम फीडबैक देंगे कि आप और बेहतर करें और अच्छा प्रयास करें, कर सकते हैं, और उनकी हमें रिपोर्टिंग करनी है। साथ में क्या करना है, उनमें हमें अंतर करना है कि कौन सा बच्चा बहुत सीख रहा है और कौन से बच्चे में कमियाँ रह गई हैं, उनको और सिखाना है। तो ये बात होती है अधिगम और आकलन चक्र की। ध्यान दीजिएगा, चरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे दिया गया है गणित के अधिगम का मूल्यांकन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि गणित के अधिगम का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो दिया गया है तर्क का विश्लेषण और तर्क कौशल का विकास करना, है। आगे हम बात करेंगे अधिगम और आकलन चक्र की, कि हमें कैसे बच्चों को सिखाना है और कैसे उसका आकलन करना है, उसके चरण क्या होंगे, चक्र क्या होंगे। तो पहले पॉइंट में बात करते हैं शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। पहले हम उस योजना को बनाएंगे कि हमें किन किन टॉपिक्स को या किन किन चीज़ों को, किन किन पाठ्यवस्तुओं को बच्चों को सिखाना है, उसका अधिगम करना है, और एक आकलन की योजना बनाएंगे कि किन शिक्षण पद्धतियों के द्वारा, किन तकनीकों के द्वारा या फिर किन विधियों के द्वारा हम बच्चों का हमें आकलन करना है, इसकी हम योजना बनाएंगे, उसका संगठन करेंगे। दूसरी बात होती है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, मतलब जिस चीज़ को या जिस भी वस्तु को हम या किसी भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसको हम जानें और उसके अनुरूप ही हम उसको आकलन करने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट है प्रगति रिपोर्ट का विकास करना और परिणामों का विश्लेषण करना। हमने आकलन कर लिया है, तीसरे पॉइंट की बात होती है प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। हम बच्चे की रिपोर्ट को तैयार करेंगे कि बच्चे का परिणाम कैसा आ रहा है, उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके गुणों को हम जानेंगे। आगे है अगला पॉइंट बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग करना और उसका अंतर करना। अब हमने रिपोर्टिंग कर ली है, हमें जान लिया है कि हमें सब बच्चों के अंक मिल गए हैं। अब हमें उनको देखना है कि बच्चे के अंदर क्या कमियां रह गई हैं, क्या अच्छाइयाँ रह गई हैं, कितना उन्हें और सिखाना है, क्या कमियां रह गई हैं, उनको हमें जानना है। तो ये हमारा क्या था, अधिगम और आकलन चक्र था कि किन किन हम तकनीकों से बच्चों को आकलन कराएंगे और कैसे हम उसका आकलन के साथ में संबंध स्थापित करेंगे और आकलन करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि देंगे। तो इन चरणों को हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, अगला दिया गया है अधिगम का मूल्यांकन, कि बच्चे का हमने जो बच्चों को सिखाया हुआ है उसका मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है। अब पहली बात करते हैं, पहला हमारा पॉइंट है तर्क का विश्लेषण करना और तर्क कौशल का विकास करना। बच्चे ने जो भी कुछ सीखा है उसका मूल्यांकन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बच्चा का तर्क का जो विश्लेषण है, तर्क का मूल्यांकन करना है या तर्क के कौशल का विकास करना है, वो तर्क का कौशल का विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगला है गणितीय अवधारणाओं को समझना। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर बच्चा गणित की अवधारणा को समझ नहीं पाएगा तो गणित को कर ही नहीं पाएगा, वो शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे की गणित की अवधारणा को विकास कराएंगे, है ना। तो मूल्यांकन में हम ये भी पता लगाते हैं कि बच्चा गणित की अवधारणा को समझ पा रहा है कि समझ नहीं पा रहा है। अगला है गणितीय भाषा का विकास करना। बच्चा गणितीय भाषा को विकसित करेगा, जितना अधिक विकसित कर पाएगा उतना ही वो सवालों को आसानी से कर सकेगा। अगला है ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके।
बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे के अंदर हमें ऐसी अभिकल्पना का निर्माण करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट का निर्माण करना है जिससे वो कई चरणों के माध्यम से या एक ही चरण के माध्यम से कई प्रश्न के उत्तर या एक ही प्रश्न के कई उत्तर बता सके। मतलब कुल मिला के उसका चिंतन कैसा हो, अपसारी चिंतन हो। ऐसे हमें बच्चे की संकल्पना का विकास करना है। अगला है ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। मतलब बच्चा समझ सके कि हम इन चीज़ों को याद करके नहीं समझ सकते हैं, अगर इन्हें हम समझ लेते हैं तो आसानी से चीज़ों को हम कर सकते हैं और गणित में हम अच्छे बन सकते हैं। तो ये बात हुई कुछ अधिगम के मूल्यांकन की कि हम अधिगम का मूल्यांकन क्यों करते हैं, तो इन सब बिंदुओं को हम ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है एनसीएफ 2005। पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन चीज़ों का हमें बच्चों के अंदर विकास करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है। तो पहला पॉइंट है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। हम ध्यान देंगे कि गणित बच्चों को हम इसीलिए सिखाते हैं कि बच्चा तर्किक रूप से विचारों पर चिंतन कर सके, जो उसके खुद के मेंटल थॉट्स हैं वो दूसरों को समझा सके और बता सके कि ऐसे भी चीज़ों को हम कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अगला है बच्चों को गणित के बच्चों की ज़िंदगी के अनुभव को भाग बनाना। ध्यान देना है कि हमें बच्चों को गणित ऐसी सिखानी है कि बच्चा उसके अनुभवों को अपने जीवन में जोड़ सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो गणित उसके लिए क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी और वो सीख नहीं पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बाह्य जीवन से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसके वास्तविक अनुभवों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे गणित वो आसानी से सीख सके। तीसरा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बच्चे के समस्या समाधान को विकसित करना है कि बच्चा समस्या को देखते ही उसकी पहचान कर ले और ये भी जान जाए कि किस रणनीति के माध्यम से हम आसानी से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं और हल पर पहुंच सकते हैं। तो ये हमें समस्या समाधान बच्चे में करना है। अगला क्या है, समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना कि बच्चा कैसे समस्या को प्रस्तुत करता है, उसके अंदर हम कौशलों का ये विकास करेंगे। अगला है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि गणित में प्रत्येक बच्चे को सफल होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि गणित में लड़के ही तेज होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ऐसी हमें अवधारणा बच्चों के अंदर कभी नहीं डालनी है। हमें ये बच्चों को बताना है कि गणित बहुत आसान होती है, आप भी सीख सकते हैं। हमें ऐसी अवधारणा का विकास करना है कि बच्चा आसानी से गणित के चीज़ों को समझ सके और अवधारणाओं का उसके अंदर विकास हो सके। अगला है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर बच्चे के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उसको हमें गणितीय रूप देना है। ऐसी संकल्पना का हमें विकास करना है कि बच्चा उन चीज़ों को गणितीय रूप में चिंतित करे, गणित की ओर चिंतित करे और तर्क वितर्क करे जिससे चीज़ों को या गणित को आसानी से सीख सके। ये एनसीएफ 2005 के उद्देश्य हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड्स की। इससे पहले आपने कई इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड्स पढ़े होंगे बाल विकास में, हिंदी में, पर्यावरण में, तो ध्यान दीजिएगा, उनको तो आपको याद करना ही है, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट है तर्क और तार्किक चिंतन, दूसरा है वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो पहला हम बात करते हैं तर्क और तार्किक चिंतन। बच्चों को हम इसीलिए सिखाते हैं गणित कि बच्चा तर्क कर सके और उसके तार्किक चिंतन का विकास हो सके। दूसरा पॉइंट हमारा है वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चों के खुद के अनुभवों से हमें बच्चों को जोड़ना है जिससे बच्चा आसानी से गणित को सीख सकेगा। और तीसरा है सीखने का अवसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हों, चाहे पर्यावरण सिखा रहे हों, चाहे गणित सिखा रहे हों, बच्चों को हम जितने अधिक अवसर देंगे बच्चा उतना ही अधिक सीख सकेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सीखने के अवसर के बारे में कहीं भी मेंशन होता है या विकल्प में दिया जाता है तो विकल्प संभवतः क्या होगा, वो सही होगा। अगला है गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के गणित के विचारों को हम क्या करें, प्रोत्साहित करें और उनमें समझ और चिंतन क्या करें, हम विकसित करें। अगला हमें विस्तार पर ध्यान देना है कि बच्चा सरलीकरण के माध्यम से, सरल चरणों के माध्यम से आसानी से गणित को कर सके। हमें ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स को ध्यान देना है। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट है व्यापक विकल्प। हमने इसकी बात हर वीडियो में की हुई है, ध्यान दीजिएगा। हमें व्यापक विकल्प के साथ ही जाना, हमेशा उन विकल्पों में जिनमें एक से के साथ कई पक्षों के बारे में कहा गया हो, ऐसे विकल्प के साथ हमें जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम।
आगे दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट निगेटिव वर्ड्स के बारे में। निगेटिव वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं पिछली कक्षाओं में, तो उनको हम याद जरूर कर लेंगे, साथ में इनको भी जानेंगे कि बच्चों को कुछ भी हम सिखाते हैं तो उच्च कक्षाओं के लिए नहीं सिखाते हैं, व्यवसाय बनाने के लिए नहीं सिखाते हैं, साथ में रोज़मर्रा के कार्यों के लिए नहीं सिखाते हैं, और गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करने के लिए भी हम गणित को नहीं सिखाते हैं। तो इन निगेटिव बिंदुओं को हमें ध्यान देना है और बेहतर से तैयारी करनी है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने अगर पूरा लेक्चर देखा हुआ है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। साथ में अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट में जब प्रतिक्रिया आप बताएंगे तभी हम जान सकेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, तभी हम इसका अगला पार्ट ला सकेंगे, अगला भाग और ला सकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो इस वीडियो का लोग और भी फ़ायदा उठा सकेंगे और लाभ भी ले सकेंगे। साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, इसका जो वीडियो है, वीडियो का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए और अच्छी तैयारी करने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं हमें। साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।